तो जैसे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली एक टर्म यूज करते थे, शायद याद होगा सब लोगों को, कायरल सेंटर। इसकी फ्री हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और सारे के सारे ग्रुप्स अलग टाइप के होने चाहिए, तो हम लोग कायरल सेंटर आराम से वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो जैसे कायरल सेंटर बोलना तो एक ठीक चीज है, लेकिन वहां पे भी कभी कभी किसी किसी का डाउट होता है कि कायरल सेंटर नहीं हुआ तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्या। तो पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि कायरल सेंटर कोई जरूरी कंडीशन नहीं है कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिविटी का। एक चीज है कि अगर कंपाउंड में केवल एक कायरल सेंटर हुआ तो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये समझने का एक तरीका है या फिर याद रखने का एक तरीका है कि अगर कंपाउंड में केवल एक कायरल सेंटर हुआ तो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि एक कायरल सेंटर होने पे कंपाउंड में ना प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आ पाता है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री निकल के आ पाता है, तो दोनों में से अगर कुछ नहीं है, यही बेसिक कंडीशन था अपना, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर ये दोनों एब्सेंट हुए तब जाकर के हम लोग कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं। तो अगर एक कायरल सेंटर हुआ तो डेफिनेटली ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएंगे, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव आराम से कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जब हम लोग कायरल सेंटर्स की बात करते हैं तो कायरल सेंटर वाले पार्ट में तो एक चीज है कि हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही था। लेकिन यहाँ वाले पार्ट में जैसे अगर हम लोग sp3d2 की बात करें तो भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, या d2sp3 की बात करें तो भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यहाँ तो कायरल सेंटर बिल्कुल नहीं बन सकता। कायरल सेंटर का कंडीशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना मस्ट कंडीशन है। तो इन दोनों केसेस में कायरल सेंटर तो नहीं हो सकता, बट कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। इसमें भी हम लोग केसेस वाइज ही बात करेंगे। जैसे सबसे पहला पार्ट होगा जिसको डिस्कशन करना है, तो एक तो ये बेसिक पार्ट बस मेंशन कर देते हैं, ये तुम लोग को याद तो होगा सब लोगों को। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं हुआ, तो उस केस में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का होगा। और इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट हो गया, चाहे पीओएस हो चाहे सीओएस हो, दोनों में से कोई भी एक चीज अगर हुआ तब कंपाउंड हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव आराम से बोलते हुए चल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पार्ट आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है सेंट्रल मेटल से 4 एटम्स अटैच होने चाहिए, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर सेंट्रल एटम से 4 एटम अटैच्ड हैं तो एक चीज तो इसमें आसानी से बोल सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ये है कि कायरल सेंटर की पॉसिबिलिटी है। बस कंडीशन ये होगा कि सारे जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो अलग होने चाहिए। तो अगर दो भी सेम हो गया तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आएगा ही आएगा, मतलब Ma4 हो गया, या फिर Ma3b टाइप हो गया, या फिर Ma2b2 टाइप हो गया, या फिर Ma2bc टाइप हो गया। यहाँ तक के सारे केसेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा ही आएगा, क्योंकि दो एटम्स अगर सेम हो जा रहे हैं तो बाकी दोनों एटम्स को हम लोग प्लेन में कट करके हटा सकते हैं, तो उससे अपना काम हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेकर के चल रहा है, अगर मतलब ऐसा कंसिडरेशन है Ma2bc टाइप, तो उस केस में अगर हम लोग बी और सी वाले पार्ट को प्लेन में कंसिडर कर ले तो पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से निकल के आ जाएगा। तो Ma4 हो या Ma3b हो या फिर Ma2b2 हो या फिर Ma2bc हो, अगर कायरल सेंटर नहीं बन रहा इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो निकल के आएगा ही आएगा। sp3 में कभी भी अगर सिंगल एटम है, मतलब सिंगल सेंटर है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री कंसिडर करते हैं तो उस केस में ये जो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, सॉरी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका सेंटर तो हम लोग को मालूम है कि सेंटर तो हमेशा सेंट्रल एटम वाला ही पार्ट होगा। इसके लेफ्ट साइड में जाने पे एक एटम आ रहा, राइट साइड में जाने पे कुछ भी नहीं आ रहा, जबकि सेंटर ऑफ सिमेट्री में अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे सेम टाइप के ग्रुप अपने को मिलने चाहिए सेम डिस्टेंस पे, मतलब एक लाइन के अलोंग जो सेंटर से क्रॉस कर रहा है लाइन, उस लाइन के अलोंग अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो उस केस में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप्स मिलने चाहिए। तो प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री तो यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं हो सकता
और अगर ये 4 केसेस हैं तो यहाँ तक कायरल सेंटर नहीं बन रहा, इसका मतलब इन चारों केसेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हाँ, आवाज आ रहा है सबको? यस सर। लाइट कट गया, मतलब लाइट तो गया ही हुआ था, इन्वर्टर भी चला गया। चलो देखते हैं। तो इस केस में जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो अगर ये 4 केसेस है तो तुम लोग स्क्रीन पे दिख रहा है, इन 4 केसेस में पीयूएस तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। केवल एक ही केस है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और अगर इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में एक कायरल सेंटर है, तो वन कायरल सेंटर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसीलिए अगर एक कायरल सेंटर वाला केस आएगा तो हम लोग कंपाउंड को आराम से ऑप्टिकली एक्टिव बना सकते हैं। और एक और चीज है, अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब इसका डी और एल पेयर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, मतलब इनैंशोमेरिक पेयर के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हमेशा इसमें डी पेयर एल पेयर दोनों ही एग्जिस्ट करेगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। और ये हम लोग इनैंशोमर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं। कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमेशा उसका एक इनैंशोमेरिक पेयर एग्जिस्ट करता ही करता है। और जो इनैंशोमेरिक पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल नेचर का भी होना चाहिए, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। तो उन सब चीजों को हम लोग आराम से यहाँ पे कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञान रंजन तिवारी यहाँ कहाँ से आ गया? शशांक लिंक किया था सर, बोला था ज्वाइन करने के लिए। तो इधर इधर मेडिकल वाला क्लास चल रहा, तू क्या क्लास कर रहा है क्या? शशांक किसी को भी लिंक भेज देता है क्या? सर इसको करना था ऑप्टिकल का क्लास। अच्छा, तो ऑप्टिकल का करना था तो बता तो देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा यहाँ पे इंजीनियरिंग वालों को। तुम लोग अलग से बता देंगे, इतना तो क्लास लगा रखे तुम लोग का। अब तो तुम भी फुर्सत में, हम भी फुर्सत में, काम ही क्या है। चलो सुन लो, प्रवचन चल रहा है, सुनने में क्या जाता है। हाँ, तो जैसे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक कायरल सेंटर अगर रहा तो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो हमेशा उसमें D प्लस L एग्जिस्ट करेगा, मतलब इनैंशोमेरिक पेयर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो जैसे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में, माइक्रोफोन ऑफ रखो ज्ञान, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे एक पार्टिकुलर सवाल होता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। उधर एक पार्टिकुलर सवाल है जिसके लिए हम लोग स्टीरियो सेंटर को भी डिस्कस करते हैं। इस कंपाउंड के अंदर एक स्टीरियो सेंटर है, दो स्टीरियो सेंटर है, चार स्टीरियो सेंटर है, तो 2 पर पावर n, 2 पर पावर n माइनस 1 प्लस 2 पर पावर n माइनस 1 बाई 2, इस टाइप का ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकल के आते थे। यहाँ पे एक ही सेंटर है, हमेशा एक ही सेंट्रल एटम होगा। तो अगर एक ही सेंट्रल एटम होगा तो हम लोग को हमेशा डिस्कशन उसी पार्टिकुलर सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में करना है। एक बहुत रिगरस सवाल हो सकता है पॉसिबिलिटी में, एक सेंट्रल एटम की जगह पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस तरह का स्ट्रक्चर है जहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स आपस में अटैच्ड है। तो अगर मान लो कि पहला वाला पार्ट भी एक कायरल सेंटर रख रहा है और दूसरा वाला पार्ट भी एक कायरल सेंटर रख रहा है, तो अगर दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स एक एक कायरल सेंटर रखेंगे, तब इस केस में फिर हम लोग दो स्टीरियो सेंटर्स लेते हुए काम कर सकते हैं। यहाँ भी पहले वाले केस में आर कन्फिग्रेशन है, दूसरे में आर कन्फिग्रेशन, पहले वाले केस में आर, दूसरे में एस, फिर उसके बाद एस, उसके बाद आर, और दोनों में एस एस कन्फिग्रेशन। बट हम आज तक ऐसा सवाल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉर्मली नहीं देखे है, पूछना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो नहीं पूछना चाहिए इस तरह का सवाल। तो इस केस में जैसे हम लोग हमेशा केवल एक ही कायरल सेंटर लेके चलेंगे, मतलब अपना स्टीरियो सेंटर बिल्कुल फिक्स्ड है। तो अगर स्टीरियो सेंटर फिक्स्ड है तो जब भी कभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बड़ा सिंपल सा है, एक कायरल सेंटर, इसका मतलब केवल दो आइसोमर्स निकल के आएंगे जिसमें एक पार्ट D होगा, दूसरा पार्ट L होगा, या फिर कन्फिग्रेशन वाइज अगर बात करें तो एक पार्ट R कन्फिग्रेशन हो सकता है, दूसरा वाला पार्ट
केस कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। ये चीज हम लोग इसमें आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो हम लोग का सारा कुछ फिक्स रहेगा, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, केवल एक कायरल सेंटर देखना होगा। फिर उसके बाद दूसरा जो केस है स्क्वायर प्लैनर शेप वाला पार्ट, क्योंकि हम लोग को तीन ही शेप डिस्कस करना होता है। स्क्वायर प्लैनर मतलब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर स्क्वायर प्लैनर शेप है तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का प्लेन खुद ही प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। इस चीज को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हुए चल भी रहे थे, मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली इसी टाइप का केस लेते हुए चल रहे थे हम लोग, बोलने का एक लैंग्वेज था केवल। तो अगर स्क्वायर प्लैनर शेप है मतलब मॉलिक्यूल हमेशा प्लैनर रहेगा सेंट्रल एटम के अलोंग। अगर मॉलिक्यूल प्लैनर रहा तो उस केस में आराम से हम लोग MPUS वाला पार्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर MPUS हुआ इसका मतलब, और हमेशा ही रहेगा, अगर MPUS हुआ इसका मतलब कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। तो इस केस को हम लोग को कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत हाई फाई केस में होता है, जब जेई एडवांस का सवाल होगा तो ऐसा केस हो सकता है। जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा है, अब पूछा है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो जैसे अगर ढंग से देखो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट जो हम लोग का कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम लोग ये पूरा का पूरा पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में है, तो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में अगर मान के चल रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है और वहां से जो शेप वाला पार्ट स्क्वायर प्लेनर है, तो ये सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में होंगे, मतलब यहाँ वाले पार्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आएगा, ये अपने काम पर नहीं रहेगा। लेकिन अगर ढंग से देखो तो जो सबसे राइट साइड वाला पार्ट है लिगेंड का, उसमें एक कायरल सेंटर है। तो अगर एक कायरल सेंटर है तो इसका मतलब कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर हम लोग केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो उस केस में अगर केवल इस तरह के लिगेंड से सिंपल टाइप के, ये हाँ भाई मतलब Ma4 टाइप का स्ट्रक्चर है या फिर Ma3B टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें लिगेंड्स वाले पार्ट सिंगल एटम डबल एटम टाइप के हो, उससे ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर ना हो, तो उस केस में कंपाउंड में हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा और कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर लीगेंड के अंदर कायरल सेंटर्स निकल के आया तो हो सकता है कंपाउंड वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो, बट इस तरह का केस पूछना नहीं चाहिए, मेडिकल में टेस्ट नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, इतना रिगरस केस पूछने लायक नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर स्क्वायर पैनल शेप हुआ तो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जनरल केसेस में। मेन पार्ट जो हम लोग को डिस्कशन करना होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप या फिर ऑक्टाहेड्रल शेप में, और दोनों में से कोई भी पार्ट लेकर के चलो। हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट D2sp3 हो सकता है या फिर sp3d2 हो सकता है, मतलब इनर डी कॉम्प्लेक्स हो गया या फिर आउटर डी कॉम्प्लेक्स हो गया। दोनों में से कुछ भी अगर रहेगा तो भी शेप तो हम लोग का स्क्वायर बाई पिरामिडल ही निकल के आएगा। अब यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करते हुए चलें तो सेंट्रल एटम वाले पार्ट से टोटल 6 बॉन्ड्स अटैच्ड है। अगर 6 बॉन्ड्स अटैच्ड है, हाइब्रिडाइजेशन में sp3 नहीं है, इसका मतलब एक चीज तो फिक्स्ड है कि कायरल सेंटर वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब कायरल सेंटर नहीं है तो हम लोग कुछ और भी पॉसिबिलिटीज की बात कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, कायरल सेंटर तो नहीं है इसमें, तो भी देखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, तो जैसे अगर पीओएस सीओएस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब कंपाउंड वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का बोल सकते हैं। अब पीओएस या सीओएस को इसमें इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। सीओएस तो फिर भी आसान है, सीओएस में ज्यादा मुश्किल नहीं है। सीओएस के लिए केवल सेंटर वाले पार्ट को देखो, इसमें तो ऑलरेडी हम लोग के पास 6 डायरेक्शंस दे रखे हैं। तो एक ऊपर गए तो उसके अपोजिट में नीचे गए, एक राइट साइड में गए तो उसके अपोजिट वाले पार्ट में दूसरे पेंसिल लिख देते हैं, एक राइट साइड में ऊपर गए तो दूसरे साइड में लेफ्ट साइड में नीचे जाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम लोग
राइट साइड में नीचे गए तो लेफ्ट साइड में ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए तो बस सेंटर के अलाउंग लाइंस ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा रट के मत बैठ जाना कि केवल इन्हीं पोजिशंस को देखना है हम लोगों को, इधर भी देखा जा सकता है। इधर राइट साइड में गए, दूसरे साइड लेफ्ट साइड में अपने को जाके देखना पड़ेगा कि एटम्स या फिर जो ग्रुप्स है या जो लिगेंड्स है वो सिमिलर टाइप के हैं कि नहीं है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री में इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज का मतलब जैसे अलग अलग कंसिडरेशन लेकर के चलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। चलो ध्यान दो, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक तो हम लोग ये जो मॉलिक्यूल का प्लेन है, ये स्क्वायर प्लेन, इसी प्लेन वाले पार्ट को प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। एक ये पॉसिबिलिटी है। अगर इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो इसके ऊपर एक ग्रुप है, इसके नीचे की साइड में एक ग्रुप है, मतलब डेफिनेटली एक स्क्वायर प्लेन है, स्क्वायर प्लेन के वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर और नीचे कोई ग्रुप है। तो अगर हम लोग इस स्क्वायर प्लेन वाले पार्ट को ही प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो इसके तो चारों एटम्स उस प्लेन में खत्म हो गए। अब ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट अगर मिरर इमेज है तो अपना काम हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा आराम से। तो एक ये प्लेन हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। हम सारे प्लेन्स अलग अलग बनाते चले जा रहे हैं ताकि तुम लोगों को इमेजिनेशन में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग के पास दूसरा प्लेन लेना है अगर, तो हम लोग जैसे जिसको मार्क किया था इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, मतलब जस्ट पहले वाले स्ट्रक्चर में, कि हम लोग का ये स्क्वायर प्लेन ही अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो हम लोग का ये स्क्वायर है तो इस तरह का तो और भी स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। और भी स्क्वायर में अगर ढंग से देखो तो ये पार्ट भी एक स्क्वायर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये भी अपना स्क्वायर वाला पार्ट होता है, बस देखने का ओरिएंटेशन अलग है। तो ये भी एक स्क्वायर है, इसको भी एक प्लेन बना के काम कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट इस टाइप का रहेगा कि हम लोग का प्लेन कुछ इस टाइप का है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो ग्रुप दे रखे। तो ये अपना प्लेन हो गया और इस प्लेन के एक साइड में जो ग्रुप है दूसरे साइड में ग्रुप सिमिलर टाइप के आने चाहिए। इसको मार्क कर देते हैं। ये रेड वाला पार्ट दूसरे वाले साइड के रेड वाले पार्ट से बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए। बाकी चारों एटम्स और सेंट्रल एटम प्लेन में कट जाएंगे, अपने काम पे नहीं रहेंगे। ये दूसरा प्लेन हम लोग कंसिडर कर सकते थे। सिमिलर टाइप से तीसरा प्लेन ये भी कंसिडर किया जा सकता था। अगर मान लो हम लोग इन चारों पार्ट को लेके चलते हैं, इन चारों पार्ट को मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को ज्वाइन कराते हैं, तो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाया जा सकता था। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो अगर ये प्लेन लेके चलेंगे तो ऐसा कुछ डायग्राम है, यहाँ पे प्लेन है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो बॉन्ड्स के अलोंग एटम्स वाले पार्ट को लेके चल रहा है। तो ये जो मोटा वाला पार्ट ही अपना प्लेन बन गया, वो चारों एटम्स कॉर्नर्स के उसमें कट जाएंगे, बाकी एटम्स उधर से आराम से रिमूव हो जाएंगे। एक काम कर सकते हैं, इसको दूसरे ओरिएंटेशन में बना सकते हैं। ऐसा कंसिडर कर सकते हैं डायग्राम, एग्जैक्टली सेम चीज है, थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। तो उस केस में हम लोग इस पार्टिकुलर प्लेन की बात कर रहे हैं। यहाँ के हिसाब से प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो जो ऊपर का डायग्राम है वही चीज है, थोड़ा हम लोग डायग्राम को दूसरे डायरेक्शन से ओरिएंट करते हुए काम कर रहे हैं। तो इस केस में ये भी एक प्लेन बनाने की पॉसिबिलिटी है। तो टोटल हम लोग के पास इस तरीके से 3 प्लेन बनाने की पॉसिबिलिटी थी जो हम लोग कंसिडर कर सकते थे। ये तो जनरल केस हो गया जहाँ पे हम लोग एटम्स को, मतलब चार चार एटम्स को मिला के एक प्लेन बना के प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाले। और प्लेन क्या हो सकता है, तो एक ऐसा कंसिडरेशन लिया जा सकता है कि हम लोग चारों एटम्स को कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग इस मॉलिक्यूल को 20 से डिवाइड कर देते हैं ऐसा। तो यहाँ से ये ऊपर वाला पार्ट, मतलब ये पिंक वाला पार्ट नीचे का प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आएगा, जो ब्लू वाला पार्ट है वो नीचे का प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आएगा। और एक चीज का ध्यान रखना, हम लोग प्लेन को यहाँ बीच में रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर का एटम है और ये जो नीचे का एटम है, ये दोनों के दोनों उसी प्लेन में कट जाएगा। उसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा एक कॉपी है, कॉपी अगर स्क्वायर शेप का होता तो कॉपी के सेंटर से
एक एटम ऊपर गया है, तो ऐसा लिख रहे हैं जैसे कॉपी का डायग्राम है स्क्रीन पे। तो कॉपी के सेंटर से एक बॉन्ड ऊपर गया, मतलब वर्टिकली ऊपर गया, और एक वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन नीचे गया। तो हम लोग यहाँ पे एक प्लेन रख रहे हैं, या फिर इस डायरेक्शन में एक प्लेन रखते हुए काम कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। मतलब जैसे हम लोग पहले क्या क्या प्लेन रख रहे थे, तो पहले हम लोग ये स्क्वायर जो था इसी को प्लेन मान के चल रहे थे। तो ऊपर का बॉन्ड और नीचे का बॉन्ड दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज था। अभी हम लोग एक ये भी प्लेन रख करके चल चुके थे, यहाँ पे एक प्लेन रख रहे थे। तो जब यहाँ पे एक प्लेन रख रहे थे, तो यहाँ का येलो एटम उसमें प्लेन में खत्म हो गया, दूसरा येलो एटम प्लेन में खत्म हो गया। उसके अलावा प्लेन में जो एटम बिल्कुल ऊपर के डायरेक्शन में था, जिसको एक काम करते ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं, ये ग्रीन वाला जो एटम है ये प्लेन में ऊपर के डायरेक्शन में है, वो भी उसी प्लेन में खत्म हो गया। उसके अलावा इसी में प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में व्हाइट एटम होगा जो ग्रीन के अंदर डाल रखे, वो चारों एटम उसी प्लेन में खत्म हो जाएंगे। दूसरा हम लोग एक और प्लेन कंसिडर कर रहे थे यहाँ पे, ये वाले पार्ट के अलोंग। तो इस केस में जो कॉर्नर वाले एटम है येलो कलर से मार्क किए, वो तो ऑलरेडी खत्म हो ही जाएंगे, उसको तो हम लोग को मतलब रखना भी नहीं है। उसके अलावा जो हम लोग के सेंटर पे ब्लू वाला एटम है वो भी प्लेन में खत्म हो जाएगा, और इसके अलावा इसी में जो ग्रीन वाला एटम होगा प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक प्लेन हम लोग आराम से मान के चल रहे थे। मतलब जो हम लोग पहला केस लेके चले थे तो उसमें स्क्वायर प्लेन को प्लेन माना था। दूसरा केस जो लेकर के चले थे तो उस केस में ऊपर वाले एटम और नीचे वाले एटम के थ्रू पास करते एक स्क्वायर प्लेन बनाए थे, जो कि हम लोग इन दोनों डायग्राम में आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो देखने का ओरिएंटेशन थोड़ा अलग है, बट जब भी ऐसा सवाल आएगा, अगर मान लो कि बहुत इमेजिनेशन वाला चीज पूछेगा, तो अपना जो पेपर होगा उसको कंसिडर करना, उसमें जो भी शेप निकल के आएगा SP3D2 का उसको कंसिडर कर लेना। इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से डायग्राम समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक पॉसिबिलिटी हम लोग अभी ये लेके चल रहे हैं कि हम लोग का स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर जो है कॉपी, उसमें एक बॉन्ड वर्टिकली ऊपर के डायरेक्शन में आ रखा और एक बॉन्ड वर्टिकली नीचे के डायरेक्शन में जा रखा। तो हम लोग इस बार इस पार्टिकुलर पार्ट को प्लेन ऑफ सिमेट्री बना रहे हैं, या फिर इस पार्टिकुलर पार्ट को प्लेन ऑफ सिमेट्री बना रहे हैं। तो ओवरऑल यही 5 ओरिएंटेशन होंगे जिसमें हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिडर कर पाएंगे। इन 5 के अलावा कोई भी दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिडर करके काम नहीं करना है, इसे चीज का ध्यान रखना। आइदर जो स्क्वायर प्लेन है उसका खुद का प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, या फिर उस स्क्वायर प्लेन वाले पार्ट में हम लोग दूसरे साइड से स्क्वायर ले लिए। मतलब एक तो हम लोग का ऊपर वाला पार्ट स्क्वायर था, एक पॉसिबिलिटी, दूसरा दूसरे ओरिएंटेशन से जो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर था वो पॉसिबिलिटी, या तीसरे ओरिएंटेशन से जो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर था ये पॉसिबिलिटी। उसके अलावा फिर हम लोग स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं, केवल वर्टिकली ऊपर और वर्टिकली नीचे इन दोनों एटम से पास करते हुए हम लोग बॉन्ड्स को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। मतलब सेंटर से क्रॉस करने वाला एक प्लेन होगा जो पूरे मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा होगा। आइदर हम लोग ये ब्लू वाला प्लेन लेके चल सकते हैं, या फिर हम लोग ये रेड वाला पार्ट प्लेन लेकर के आराम से चल सकते हैं। तो ये 5 ओरिएंटेशन देखते हुए थोड़े काम करने होंगे। जो भी सवाल सॉल्व होना है इन्हीं 5 ओरिएंटेशन में से किसी और एक में से सॉल्व होना होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर काम करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे मान लो सेम कंसिडरेशन, सबसे पहले MA6 टाइप का स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं। तो अगर हम लोग MA6 टाइप का स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, इसका मतलब शेप कुछ ऐसा आएगा। सेंट्रल मेटल है और सेंट्रल मेटल वाले पार्ट से 6 बॉन्ड्स, हर एक बॉन्ड वाले पार्ट पे ये एटम एग्जिस्ट कर रहा। तो पहला पार्ट COS देख लेते हैं। COS देखना ज्यादा आसान काम है। अगर सेंटर लेके चलेंगे तो सेंटर से ऊपर जाने पे A मिल रहा, नीचे जाने पे अपोजिट डायरेक्शन में A मिल रहा। लेफ्ट साइड में ऊपर जाने पे A मिल रहा, तो सॉरी राइट साइड में ऊपर जाने पे A मिल रहा, तो लेफ्ट साइड में नीचे जाने पे A मिल रहा। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में ऊपर जाने पे A मिल रहा, तो राइट साइड में नीचे जाने पे A मिल रहा। इसका मतलब सेंटर के अलोंग किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स निकल के आ रहे हैं, सेम टाइप के एलिमेंट्स या ग्रुप्स मिल रहे हैं सेम डिस्टेंस पे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये तो पहले ही मालूम है। बट फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो इस केस में
जैसे जो ऊपर के 5 ओरिएंटेशंस कंसिडर किए थे उन सब को कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम लोग ये प्लेन लेके चलें, मतलब स्क्वायर प्लेन जो हम लोग को दिख रहा है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्योंकि हम लोग के ऊपर ए एटम है और नीचे भी ए एटम दे रखा है। इसको अलग से बना रहे हैं डायग्राम में। अगर हम लोग इसको प्लेन कंसिडर करके चले तो ऊपर ए एटम है, नीचे भी ए एटम है, मतलब एक स्क्वायर प्लेन था जिसके वर्टिकली ऊपर डायरेक्शन में ए और सिमेट्रिकली नीचे ए है। तो अगर ये प्लेन कंसिडर करते हैं हम लोग, तो सारे ए एटम जो यहाँ पे थे, 4 ए एटम्स, वो तो प्लेन में खत्म हो गए। और जो सेंटर में हम लोग के पास वो था सेंट्रल एटम या मेटल, वो भी उसी प्लेन में खत्म हो गया। ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट सिमेट्रिकल है, जिसका मतलब ये वाला पार्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। दूसरा, अगर हम लोग ये डायग्राम लेके चलते हैं, इस वाले पार्ट को प्लेन बना के चलते हैं, जिसको रेड कलर से मार्क किया है, तो यहाँ से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ वाले पार्ट में भी राइट साइड में ए है, लेफ्ट साइड में ए है, मतलब सिमेट्रिकली 2 इक्वल पार्ट पे डिवीजन हो रहा है हम लोग के पास। मतलब ऐसा हम लोग प्लेन लेके चल रहे हैं जिसमें एक ए एटम, उसके अलावा एक ए एटम, सेंट्रल एटम, मेटल, फिर उसके अलावा बाकी जो ए एटम ऊपर और नीचे था वो भी उसी प्लेन का पार्ट है। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ए एटम कटा नहीं है वो आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज निकल के आ रहा है। ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। उसके बाद जो तीसरा हम लोग का प्लेन बन रहा था, जो हम लोग पहले कंसिडर करते हुए चल रहे थे, मान लो येलो कलर से बनाते हैं इन चारों एटम्स को मिला करके, तो ये भी अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आ गया। ये 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो वैसे ही निकल के आ गया। अब थोड़ा डायग्राम गंदा हो गया तो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। चौथा पार्ट ये कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला पार्ट ऊपर है, ये वाला पार्ट नीचे है। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिडर करें, मतलब ये सेंटर से क्रॉस करने वाला पार्ट ऐसा टाइप से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिडर करें, तो उस केस में ए वाला पार्ट उसी प्लेन में खत्म हो जाएगा, नीचे का ए वाला पार्ट प्लेन में खत्म हो जाएगा, और राइट साइड में ए का मिरर इमेज जस्ट सामने लेफ्ट साइड में ए है, नीचे ए का मिरर इमेज जस्ट लेफ्ट साइड में ए वाला पार्ट, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आएगा। एक और ओरिएंटेशन बच गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग ये वाला पार्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री लेके चले, तो उस केस में जो हम लोगों का ए एटम ऊपर और नीचे है, ये दोनों तो प्लेन में खत्म हो जाएगा। उसके अलावा बाकी बचे जो ए एटम्स हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस निकल के आएंगे आराम से। इसका मतलब ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसा एग्जिस्ट करेगा। तो टोटल यहाँ पे 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आएंगे, बट हम लोगों को तो केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री से मतलब है। तो COS एग्जिस्ट कर रहा था, EOS एग्जिस्ट कर रहा था, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट करेगा, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा इमेजिनेशन का चीज है, लेकिन हमको लगता है कि याद रख लेना तो ज्यादा बेटर होगा कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। इमेजिनेशन केवल इस पार्ट में है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, उस चीज को हम लोग देखते चले जा रहे हैं अभी एक करके। फिर मान लो दूसरा केस लेके चलते हैं। सेकंड वाले केस में MA5B स्ट्रक्चर लेके चले, तो इस केस में 5 ए एटम और 1 बी एटम होगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा डायग्राम में। कोई भी एक पोजीशन पे बी को डाल देते हैं, बाकी सारे पोजीशन पे ए को डाल देते हैं। तो इस केस में एक चीज बस ध्यान रखना, पूरे मॉलिक्यूल को इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 5 प्लेन था अपने पास, तो 5 प्लेन में से पांचों पॉसिबिलिटी तो है, मॉलिक्यूल को केवल इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकेंगे जिसमें एक साइड में बी निकल के आए और दूसरे साइड में ए निकल के आए। केवल यही एक सिंगल पॉसिबिलिटी है जो हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अगर बी ऊपर होता तो हम लोग वैसा कोई भी प्लेन लेते जिसमें बी एटम खुद ही इन्वॉल्व था, तो वो सारा का सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आता। क्योंकि इन सारे पार्ट में हर जगह पे ए है, केवल एक ही जगह पे बी है, मतलब बी अपना यूनिक पॉइंट है। अगर वो यूनिक पॉइंट को ही हम लोग प्लेन में कट कर दिया तो फिर बचा ही नहीं कुछ भी अपने पास। तो इस केस में हम लोग कोई भी ऐसा प्लेन ले ले जो बी से क्रॉस कर रहा है, तब उस केस में आराम से प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो अपने पास 5 प्लेन्स थे, 5 प्लेन्स में से अगर हम लोग केवल हाईलाइट कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे एक प्लेन हम लोग जो बना रहे थे वो स्क्वायर प्लेन वाला पार्ट था, तो अगर स्क्वायर प्लेन लेते तो उसमें बी एटम नहीं आ रहा था। इसका मतलब स्क्वायर प्लेन में सारे के सारे ए एटम कट होंगे
और ऊपर बी वाले पार्ट का मिरर इमेज नीचे ए वाला पार्ट निकल के आना चाहिए। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, डायग्राम वाला ही बना लेते हैं। हाँ चलो ध्यान दो। अगर मान लो ये कंसिडर करते हुए चलते हैं हम लोग प्लेन में कि हम लोगों का जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है ये पार्ट अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो उस केस में ऊपर बी है जबकि नीचे वाले साइड में ए दे रखा, तो बी का मिरर इमेज ए निकल के नहीं आ सकता। इसका मतलब ये पार्ट अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। इसके अलावा बाकी बचे चारों प्लेन्स जो होते वो बी वाले एटम से क्रॉस करते हुए ही होते। कोई भी प्लेन लेते वो बी एटम से क्रॉस करते हुए निकलते। तो अगर बी एटम प्लेन में कट जाता तो बाकी ए के अपोजिट में हमेशा ए निकल के आता। तो इन 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री की तो बात नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन 4 पीओएस वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा आराम से मॉलिक्यूल में, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो पीओएस वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सीओएस डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल मेटल से ऊपर जाने पे बी मिल रहा है जबकि नीचे जाने पे ए मिल रहा है। और सीओएस में एक चीज बोला था, कोई भी एक पार्ट अनसिमेट्रिकल हो गया तो कंपाउंड इज ऑलवेज सॉरी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक पार्ट में बी है ऊपर में जबकि नीचे वाले साइड में ए है, मतलब ये पार्ट अनसिमेट्रिकल हो गया। अगर अनसिमेट्रिकल हो गया तो कंपाउंड में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो भी पीयूएस एग्जिस्ट कर रहा है तो अपना काम हो गया। कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। बी को किसी भी पोजीशन पे डाल दो, जिस प्लेन में हम लोग बी को कंसिडर नहीं करेंगे, 5 प्लेन्स था, तो बी को कहीं पे भी डालेंगे सारे पोजीशन सेम होते हैं ऑक्टाहेड्रल में, 5 प्लेन्स हर जगह से निकल के आएंगे। तो उस केस में एक प्लेन जिसमें बी एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको छोड़ करके बाकी सारे के सारे पार्ट में प्लेन मतलब सारे के सारे पार्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करना ही करना है। मान लो हम लोग उसके अगले पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। एम के साथ A4B2। अगर A4B2 लेके चलेंगे तो इस केस में 2-3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। एक तो जैसे अब एक और सवाल का पार्ट ये होगा, जैसे मान लो ये सवाल दे रखा पहला वाला MA6 टाइप, तो इस केस में एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्योंकि हर एक जगह पे ए को डालना है, तो इसमें एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। और वो जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है उसमें COS POS दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जब हम लोग MA5B लेके चलेंगे तो इसमें भी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बी को कहीं पे भी रखो तो सारा पोजीशन तो सेम था और बाकी बचे हुए 5 पोजीशन सब में ए हो गया, तो यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। लेकिन अगर हम लोग MA4B2 लेके चले तो लास्ट क्लास में जैसे बताया था कि यूनिक पोजीशंस में जैसे ऊपर अगर हम लोग बी को डाल देते हैं मान लो, तो बी के अपोजिट में मतलब यूनिक पोजीशन एक ही अपने पास, बी के अपोजिट में ए को डाल सकते हैं एक पॉसिबिलिटी, या फिर बी के अपोजिट में बी को डाल सकते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में 2 स्ट्रक्चर्स निकल के आएंगे, दोनों को हम लोग आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बोल सकते हैं क्योंकि बी से अपोजिट में अगर ए है तो इसका मतलब बी वाला पार्ट जो होगा वो कम डिस्टेंस पे होगा। तो अगर हम लोग एक स्क्वायर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में बी के अपोजिट में ए रख देते हैं तो बाकी जो दूसरा बी वाला पार्ट बचा रह गया वो इन्हीं 4 पोजीशंस में से कहीं एक जगह पे आएगा। 90 डिग्री का एंगल मतलब डिस्टेंस कम होगा। तो अगर बी के अपोजिट में ए हो गया तो बी वाला पार्ट कम डिस्टेंस पे होगा, सिस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और अगर बी के अपोजिट में बी हो गया तो सिमिलर एटम ज्यादा डिस्टेंस पे मतलब ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया। तो हम लोगों को इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करते हुए काम करना है। MA4B2 में 2 पॉसिबिलिटीज और उन दोनों पॉसिबिलिटीज में कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जैसे मान लो अगर हम लोग बी के अपोजिट में ए को रखते हैं तो जो दूसरा बी है उसको तो हम लोग कहीं पे भी रख सकते थे अपने मन पे। मान लो बी वाले पार्ट को इधर रख दिया तो ए के लिए अपने पास 3 ही पोजिशन अवेलेबल है। तो पूछेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो देख के मालूम पड़ रहा होगा कि सेंटर से ऊपर जाने पे बी है जबकि नीचे जाने पे ए है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये बिल्कुल फिक्स है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो जैसे जब हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाना शुरू करेंगे तो उस केस में हम लोग को इस तरीके से मॉलिक्यूल को कट करना होगा। 5 प्लेन्स थे अपने पास, उन 5 प्लेन्स वाले पार्ट के कंसिडरेशन में वैसा प्लेन कंसिडर कर लेना जिसमें लोअर नंबर ऑफ यूनिक एटम्स वाले पार्ट कट जाए, तो अपना काम शायद हो जाएगा।
तो अगर हम लोग ये प्लेन बना ले, ये ऊपर वाला बी एटम, लेफ्ट साइड का बी एटम, नीचे का ए एटम और राइट साइड में बी एटम, अगर इन चारों एटम्स को मिला के प्लेन कंसिडर कर ले, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल दो इक्वल सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड होगा, जहाँ पे पीछे जो ए वाला पार्ट दे रखा है रेड कलर से मार्क कर देते हैं, इसका मिरर इमेज दूसरा ए वाला पार्ट आराम से निकल के आएगा। इसका मतलब यूएस वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा यहाँ पे। अगर पीयूएस एग्जिस्ट किया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव आराम से बोल सकते हैं। थर्ड वाले केस के ये पहले स्ट्रक्चर में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जिसको भी डाउट है आराम से पूछ सकते हैं और ऑडियो अनम्यूट करके, क्योंकि यहाँ से ही मेन केसेस हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। किसी को डाउट नहीं है? सही है, इतना इमेजिनेशन का चीज सबको समझ में आ रहा है। अगर यहीं से समझ में आ रहा है तो क्लास ही लेना छोड़ दें, तो घर बैठे बैठे पढ़ाए आराम से तो बढ़िया। चलो भाई दूसरे वाले केस पे ध्यान देते हैं। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया, बी के अपोजिट में ए, तो बी के अपोजिट में बी देख लेते हैं। अगर हम लोग बी के अपोजिट में बी कंसिडर करेंगे तो सेंट्रल मेटल के रिस्पेक्ट में बी ऊपर गया, बी नीचे गया और बाकी सारे पोजिशंस पे ए कंसिडर कर रहे हैं। पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। सेंट्रल मेटल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो ऊपर जाने पे बी, नीचे जाने पे बी, लेफ्ट साइड में नीचे जाने पे ए, राइट साइड में ऊपर जाने पे ए, और ए मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इधर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर सिमेट्रिकल टाइप का हो गया। तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव तो पहले ही है, आराम से ऐसा बोल सकते हैं। एक चीज खुद से सोच के देखो पहले कि इसमें कितने पीयूएस एग्जिस्ट करेंगे। पीयूएस एग्जिस्ट तो कर रहा है, सोच के देखो कितने पीयूएस एग्जिस्ट करेंगे। और अगर सोचना होगा तो कॉपी का सहारा ले सकते हैं। कॉपी को कंसिडर करो स्क्वायर प्लेन, और उसमें ऊपर एक बॉन्ड नीचे, और सोच के देखो क्या क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। कॉपी को घुमा घुमा के भी देख सकते हैं, फ्रीडम है आपके पास, पर आंसर हमको नहीं चाहिए। आंसर अपने पास रखना बचा के। बच्चा नहीं है तुम लोग के आंसर दे करके चॉकलेट लेगा। अच्छा, आज अद्रिजा गायब है, उधर तूफान आया होगा। हाँ अंकिता, पुरुलिया में रहती है ना? हाँ सर। उसका तो आंधी तूफान आ रखा हो, कॉल करके पूछिए उसका हालचाल। नहीं सर, बाद में पूछेंगे सोचे थे। बड़े ही नालायक लोग होते हैं, इसलिए वो क्लास हेलो नहीं आई उधर। हाँ, इसलिए शायद क्लास नहीं हेलो आई है। हाँ भाई बोलो। हेलो। यार इधर तो आवाज आ रहा है तुम्हारा। चलो ध्यान दो। प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट टोटल 5 होगा। हेलो। क्या तकलीफ है भाई इसको? बाकी लोग को आवाज आ रहा है? यस सर। चलो इसको चिल्लाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल 5 होना चाहिए मेरे हिसाब से। किसी को लगता है कि कोई डाउट है 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री में तो पूछ सकता है, इसका डिस्कशन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। किसी को डाउट है 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री में? किसी को डाउट नहीं है 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री में? गजब, अगर तुम लोग बहुत तेज है या फिर हम बहुत अच्छा पढ़ा दे रहे हैं, दोनों में से कोई केस नहीं है यहाँ पे। एक तो इमेजिनेशन का चीज है, समझाना और मुश्किल होता है। पता नहीं अभी 12th वालों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम कैसे पढ़ाए हैं, सब लोगों को समझ में आ गया है। हम ही को डाउट हो रहा था कि हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे ऑनलाइन में ऐसा। चलो, तो इस केस में जैसे 2 पॉसिबिलिटीज था क्रिस्ट्रॉन, और दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का था, तो इसको छोड़ करके हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। मान लो 4th केस लेके चलते हैं। पॉसिबिलिटी में MA4 तो है,
BCA स्ट्रक्चर ले लिया, तो इस केस में एक पॉसिबिलिटी ले सकते हैं B के अपोजिट में A या फिर B के अपोजिट में C। कि जैसे हम लोग B के अपोजिट में A, B के अपोजिट में B रखे थे, तो वैसे ही जो छोटे नंबर ऑफ एटम्स हैं जो यूनिक टाइप के हैं उनको कंसिडर करो एक पोजीशन पे, और उसके डायगोनली अपोजिट यूनिक पोजीशन पे दूसरे एटम को प्लेस करो। तो B के अपोजिट में A, B के अपोजिट में C अगर लेके चलें, तो उस केस में जब B वाले पार्ट के अपोजिट में हम लोग A को लेके चलेंगे तो C कहीं भी एग्जिस्ट करना शुरू करेगा। मान लो यहाँ C एग्जिस्ट कर रहा है, तो बाकी बचे पोजीशन पे तो A के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरा, जब हम लोग B के अपोजिट में C लेके चलेंगे तो उस केस में बाकी बचे पोजीशन पे A वाले पार्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। तो 2-3 सवाल है, सारे सवाल को देखते हुए सोचो। पहला पार्ट, COS एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में। दूसरा पार्ट, POS एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में। और तीसरा पार्ट, कितना POS एग्जिस्ट करेगा पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में। तीनों पार्ट सोच के देखो। ठीक सवाल है, ये सब सवाल पूछने लायक होता है नॉर्मली। सोच के देखो, तब तक हम पानी वानी पीते हैं। लाइट आ गया। गजब। ठंडा लग रहा है भाई, मौसम को। बाकी लोग क्लास में हो गया अभी सर, कौन सा? डाउट क्लास में टाइम देख। चलो भाई ध्यान दो, COS तो दोनों में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। POS वाला पार्ट अगर कंसिडर करे तो पहले वाले सर केस में COS वाला थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। CS वाला थोड़ा एक्सप्लेन करे, पूरा नहीं करे। मतलब पूरा ही कीजिए। पहले वाले में कि दूसरे वाले में? पहले वाले में। ऊपर जाने पे B मिल रहा है, नीचे जाने पे A मिल रहा है, और क्या तकलीफ है इसमें? और डायगोनली जो मतलब A और A है इस साइड में। अरे चपंडुक इंसान, बोला था ना COS में सब कुछ सेम दिखना चाहिए। एक भी पार्ट अगर अनसिमेट्रिकल हो गया तो COS एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा। कॉपी उठा के देखो, घटिया घटिया सवाल पूछती रहती है। पहले वाले केस में जब POS की बात करेंगे तो POS एग्जिस्ट करेगा, और अगर दूसरे वाले केस में POS की बात करेंगे तो POS एग्जिस्ट करेगा। बट एक चीज ये बताओ कि पहले वाले केस में कितना POS एग्जिस्ट करेगा। चलो बताओ मत, हम ही बता देते हैं, सोच के देखो। इसमें एक POS एग्जिस्ट करेगा, दूसरे वाले केस में 2 POS एग्जिस्ट करेगा। नहीं, 2 नहीं, दूसरे वाले केस में 4 POS एग्जिस्ट करेगा। पहले वाले पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, POS वाले पार्ट में। किसी को भी डाउट नहीं है पहले वाले केस में POS में? जिसको भी डाउट है पूछ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले केस में POS में शायद डाउट होना चाहिए, कुछ लोग किसी का आंसर सुनाई दे रहा था 2 होगा। दूसरे वाले में डाउट है किसी को POS में?
बोला भाई कोई? हमको है। ओके, चलो ध्यान दो। जैसे जो 5 ओरिएंटेशंस बताए थे, अगर उन 5 ओरिएंटेशंस में कंसिडरेशन लेके चले तो एक तो इसको अलग से मेंशन कर देते हैं। मान लो ये कंसिडरेशन है सबसे पहला कि हम लोग का बी के अपोजिट में सी है। तो अगर हम लोग ये प्लेन लेते हैं, मतलब ये जो स्क्वायर प्लेन है, अगर इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री मानते हैं तो एक ऊपर साइड में बी गया, नीचे साइड में सी गया, तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी बचा 5 ओरिएंटेशन। तो अगर मान लो ये कंसिडर करके चलते प्लेन सेकंड वाले पार्ट को, तो इस केस में जो हम लोगों का बी एटम है वो प्लेन में ऊपर है और सी एटम वाला पार्ट उसी प्लेन में बिल्कुल नीचे के डायरेक्शन में है, तो ये तो प्लेन में कट हो जाएगा और सारे के सारे ए एटम्स एक दूसरे के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में निकल के आएंगे। तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाला प्लेन है ये पार्ट अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। सिमिलर टाइप से ये पिंक वाले पार्ट को भी प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो बी और सी एटम तो प्लेन में चला जाएगा, बचा क्या? सारे ए एटम एक दूसरे के प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। इसका मतलब ये भी अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आना चाहिए। दो तो यहाँ से हो गया। उसके बाद अगर मान लो कि हम लोग यही डायग्राम कंसिडर करके चलते जिसमें बी वाला पार्ट और सी वाला पार्ट सेंटर के लॉन्ग ओरिएंटेड है, तो इस केस में बाकी बचे एटम्स अपने पास ए हैं। अगर हम लोग इसको प्लेन माने इन 4 एटम्स को ज्वाइन करते हुए, किया था ना उसमें डायग्राम में ऊपर में, जैसे मान लो कैसा डायग्राम दे रखा, तो ऊपर का बी एटम, नीचे का सी एटम और 2 कॉर्नर्स के एटम, अगर इन चारों को मिला करके प्लेन बना दे तो उस केस में यही डायग्राम निकल के आएगा। कॉर्नर्स के 2 एटम दिख रहे हैं जो स्क्वायर प्लेन वाले पार्ट है, और बी एटम सी एटम ऊपर नीचे। तो उस केस में जो हम लोग का ग्रीन वाला ए एटम है और जो हम लोग का ब्लू वाला ए एटम है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज निकल के आएगा। इसका मतलब ये जो फोर्थ प्लेन है ये अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो इसको देख के आइडिया लग गया होगा कि हम लोग का जो अगला प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो ये निकल के आएगा। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग बी वाले पार्ट को और सी वाले पार्ट को कॉर्नर्स के दोनों ए वाले पार्ट से ज्वाइन करके प्लेन में कन्वर्ट किए। तो इसके वजह से हम लोगों का जो बाकी बचा हुआ ए पार्ट है ये एक दूसरे का प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से निकल के आ जाएगा। ये हम लोग का प्लेन ऐसा कुछ कंसिडर करने लायक था कि हम लोग ऊपर के बी एटम को लेफ्ट साइड के ए से, उसके अलावा राइट साइड के नीचे वाले ए से ज्वाइन किए, फिर सी वाले पार्ट से ज्वाइन किए। ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से कंसिडर किया जा सकता था। तो टोटल 4 पीओएस एग्जिस्ट करने चाहिए। उसके बाद अगली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। A4BC टाइप हो गया, मतलब सारे पॉसिबिलिटीज इसमें कंसिडर कर चुके हैं हम लोग। फिर उसके बाद सर, हाँ बोलो। उसमें जो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहे थे जो ग्रीन और पिंक वाले से डिवाइड किए थे, तो उसमें जो कौन सा एक सेकंड रुक जाइए, ये स्ट्रक्चर हाँ ये वाला, ठीक है इसमें ठीक है। ग्रीन वाले पार्ट से जो डिवाइड किए हैं और पिंक वाले जो पार्ट से डिवाइड किए हैं, दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों तो सेम ही हो जाएगा ना? नहीं, दोनों में डिफरेंस है एक्चुअल में। जैसे हम लोग जब मॉलिक्यूल में स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो दोनों अलग अलग पॉसिबिलिटी। जैसे मान लो अगर ऐसा होता कि हम लोग का ऊपर वाला साइड जो है, इधर ऊपर ए होता नीचे बी होता, तब उस केस में डिफरेंस आता। सर तब तो डिफरेंस आता, लेकिन इस केस में तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना। यार जैसे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं डिफरेंस, जैसे मान लो ऐसा कंसिडर कर लो, कार्बोनेट आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मान लो इसको ऐसा कंसिडर कर लो, तो पहले स्ट्रक्चर में और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। लेकिन दोनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये भी बोलते हैं कि दीज आर द लेविस स्ट्रक्चर्स, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। तो देखने में तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को रोटेट कर दे 120 डिग्री तो पहला स्ट्रक्चर निकल के आएगा। लेकिन अगर मान लो कि हम लोग उनको फिक्स रखते हुए काम करते हैं तो क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब उन एटम्स को एकदम बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। जैसे ऐसा कर सकते थे कि मान लो एक कॉपी है, ठीक है, उस कॉपी में उस मॉलिक्यूल को हम लोग फिक्स कर रहे हैं,
और कॉपी के हम लोग चारों कॉर्नर्स को ऐसा कर देते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉपी या फिर स्क्वायर कॉपी है, इसके 4 एजेस हैं जिनको ABCD से मार्क कर दिया, और इसी में उस मॉलिक्यूल वाले पार्ट को फिक्स कर देते हैं जहाँ पे सारे के सारे A एटम्स कॉर्नर पे है। तब तो अपने को डिफरेंस दिखाई देगा ना कि पहले हम लोग प्लेन जो था A और B के बीच में बना रहे थे, बट अभी हम लोग प्लेन दूसरा A और D के बीच में बना रहे हैं। तो इसलिए जब हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो देखने में दोनों साइड अगर सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों प्लेन सेम लेके चल रहे हैं। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, बेंजीन रिंग वाला पार्ट, तो इसमें ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये सारे के सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने में सेम ही टाइप के हैं, बट सेम टाइप के होने के बाद भी इसको हम लोग एक नहीं कंसिडर करते। उसको ऐसा समझ लो कि अगर हम लोग अपने हाथ को या फिर उस मॉलिक्यूल को एकदम बिल्कुल फिक्स रखे और हम लोग प्लेन्स के अलग अलग ओरिएंटेशन को लेने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग टाइप से मतलब एंगल को घुमाते जा रहे हैं और उसको देखते जा रहे हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है, तो मॉलिक्यूल के फिक्स होते हुए भी अलग अलग ओरिएंटेशन पे प्लेन निकल के आ सकते हैं जो मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली डिवाइड कर पा रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री के फॉर्म में, तो उसको हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री के जैसा काउंट करते हुए काम करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है और ये जो रेड वाला पार्ट है, ये दोनों देखने में सेम है कि सर हम डिवीजन तो एक ही जैसा कर रहे हैं ना, लेकिन ऐसा समझ लो कि अगर ये मॉलिक्यूल बिल्कुल फिक्स्ड होता और हम लोग अपने कॉपी को घुमा घुमा के प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब उस केस में ये दो अलग अलग टाइप के ओरिएंटेशन हो सकते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आ रहा होता है। ऐसा समझ सकते हैं जैसे मान लो कि स्क्वायर है, एक प्लेन यहाँ लिया, फिर इस प्लेन को थोड़ा घुमाए, थोड़ा सा प्लेन ऊपर लेके चले गए, फिर थोड़ा सा और घुमाए, थोड़ा सा और प्लेन ऊपर लेके चले गए, इस टाइप से प्लेन को घुमाते चले जाएंगे। तो कौन कौन सा ओरिएंटेशन में हम लोग को प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आ रहा है, तो जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मानेंगे, जो रेड वाला पार्ट है उसको भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मानेंगे हम लोग, ठीक है। चलो भाई इसके अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। MA4BC के बाद हम लोग का नेक्स्ट ओरिएंटेशन होगा, 3 एटम लेना पड़ेगा ना, कौन सा स्ट्रक्चर था, थर्ड फोर्थ, ओके चलो फिफ्थ वाले पार्ट की बात करते हैं। तो MA4BC था तो इसकी जगह पे हम लोग MA3 ले सकते हैं, और A3 वाले पार्ट में फिर हम लोग B3 लेके चल सकते हैं। पहले सारे एटम सेम कर देते हैं, फिर उसके बाद 2 एटम को सेम, एक को डिफरेंट करेंगे, फिर तीनों को डिफरेंट कर देंगे, इस तरह का पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे हम लोग। तो MA3B3 लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि 2 आइसोमर्स निकल के आता है, इसको याद ही रखना है, फेशियल और मेरिडियनल वाला पार्ट, केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज निकल के आएगा। मतलब इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि A के अपोजिट में A होगा या फिर A के अपोजिट में B होगा, केवल ये 2 पॉसिबिलिटी। तो अगर A के अपोजिट में B होगा, इसका मतलब कोई भी A एक दूसरे के अपोजिट निकल के नहीं आना चाहिए। तो जैसे जब हम लोग फेशियल आइसोमर बनाएंगे तो फेशियल वाले पार्ट में बताया भी था कि एक ऑक्टाहेड्रल के 8 फेसेस में से किसी एक फेस पे A एटम वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है। खैर अभी हम लोग A के अपोजिट में A को डाल के चल रहे हैं, तो अगर A के अपोजिट में A डालेंगे तो ये कंसिडरेशन ले सकते हैं। अब जो तीसरा A है वो तो कहीं भी जा सकता है, तो अगर कहीं भी जा सकता है तो मान लो A को सबसे बाहर साइड में रख लेते हैं ताकि आसान रहे अपने लिए। फिर उसके बाद B के लिए 3 ही पोजिशन अवेलेबल है, B को प्लेस कर दिया, तो ये तो अपना मेरिडियनल वाला पार्ट हो गया। फिर जब A के अपोजिट में B वाले पार्ट को डालेंगे, तो A के अपोजिट में B वाले पार्ट को डालने का मतलब है कि A के अपोजिट में एक B चला गया तो दूसरा A हम लोग कहीं भी डाल देते हैं B के लिए। दूसरा A कहीं भी डालेंगे तो उसके अपोजिट में A नहीं होना चाहिए, मतलब B डाल सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा A भी कहीं भी डाल सकते हैं, तो उसके अपोजिट में B वाला पार्ट आराम से डाल सकते हैं। तो खुद से सोच के देखो, पहले वाले केस में COS एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, POS एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सेम चीज सेकंड वाले केस में COS के बारे में क्या कमेंट होगा, POS के बारे में क्या कमेंट होगा, सोच के देखो। और कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री होंगे। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाइडेंटेड लिगेंड वाला पार्ट यूज करना शुरू करेंगे।
पहले वाले केस में COS एग्जिस्ट नहीं करेगा, दूसरे वाले केस में भी COS एग्जिस्ट तो नहीं करना चाहिए। COS का केस तो बड़ा सिंपल सा है, कोई भी एक पार्ट अनसिमेट्रिकल हो गया अपना काम हो जाता है, तो COS दोनों में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। पहले वाले केस में POS एग्जिस्ट करेगा, दूसरे वाले केस में POS एग्जिस्ट करेगा, कितना करेगा ये भी सोच के बताओ। अब बताओ मत, हम बता देंगे, सोच के देखना, हम भी सोच लेते हैं तब तक। एक रहेगा, दूसरा ये भी रहेगा, तीसरा नहीं रहेगा, चौथा नहीं रहेगा। पहले वाले केस में 2 POS होना चाहिए और सेकंड वाले केस में ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये लेके चलेंगे तो नहीं हो सकता। सेकंड वाले केस में एक POS एग्जिस्ट करना चाहिए, केवल एक। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, जिस भी पार्ट में डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को तीनों पार्ट में, ना नंबर ऑफ POS में डाउट है, ना POS में डाउट। हाँ, फर्स्ट वाले में सेकंड कौन सा होगा? एक तो मिल रहा है जो डायगोनल की साइड से जाएगा। एक तो मिल रहा है जो डायगोनल के साइड से जाएगा, चलो हम तुमको ए और बी हाईलाइट डायगोनल। कर रहे हैं। प्लेन, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा? हाँ वो होगा। ठीक है, उसके अलावा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा, हाँ होगा। ठीक है। इसके अलावा किसी को और कोई प्लेन लगता है तो बता सकता है, हम उसको बता देंगे इससे क्या गलती है। सेकंड वाले केस में कोई डाउट है? POS COS, नंबर ऑफ POS। चलो डाउट नहीं है तो अच्छी चीज है। तो एक चीज देख सकते हैं, जैसे अभी तक जो भी केसेस लेके चले सब में POS तो एग्जिस्ट कर ही रहा था, तो शुरू के जितने भी केसेस हैं उन सब केसेस में POS एग्जिस्ट करता ही करता है। COS एग्जिस्ट करे ना करे, POS नॉर्मली एग्जिस्ट कर लेता है। तो जैसे ये जो केस हम लोग लेके चल रहे हैं, ये MA3B3, इसमें आगे जाने के बाद मे भी हो सकता है किसी एक केस में हम लोग के पास POS वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करे, तो लोग नेक्स्ट क्लास में उन चीजों को डिस्कस करेंगे जहाँ पे POS वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो अगर POS वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तब एक्चुअल में फिर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर सकते हैं। तो सवाल में कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि पहले जैसे मान लो सवाल ये पूछता, मान लो यही एक क्वेश्चन था 5 नंबर ही, कि हम लोग का MA3B3 टाइप का कोई मॉलिक्यूल है और उसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो पहले तो उसके सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने होंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जैसे यहाँ पे 2 बन गया, अब ये देखना होगा कि इन दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। तो जैसे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे और अगर वो दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते तो दोनों का DL पेयर होता, मतलब फेशियल का DL पेयर होता, मेरिडियनल का DL पेयर होता। यहाँ पे दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो अगर दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब एक एक ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। जैसे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स में हम लोग अलग से ज्योमेट्रिकल काउंट नहीं करते। अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकल शो कर रहा है तो उसमें फॉर्मूले में हम लोग का सारा कुछ एक ही बार काउंट हो जाता है। अगर केवल ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, ऑप्टिकल शो नहीं कर रहा, तो अलग से काउंटिंग करना होता है। बट अदरवाइज अगर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों शो करता है तब उस केस में मोस्टली हम लोग के फॉर्मूले में सारी चीजें एक ही बार में काउंट हो जाती है। कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जो तुम्हारे काम का नहीं होता, जहाँ पे हम लोग को काउंटिंग करके काम करना होता है, बट अदरवाइज फॉर्मूले से अपना डायरेक्टली काम होता है। बट इस केस में ऐसा नहीं होता। हमेशा जब भी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बोलेगा तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से रिलेटेड पहले तो जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं उसको बनाओ, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाले पार्ट में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करो। जो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर से स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जैसे मान लो कि हम लोगों के पास टोटल 4 स्ट्रक्चर्स हैं ABCD,
जो कि एग्जिस्ट कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। अगर ए ऑप्टिकली एक्टिव है, बी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सी ऑप्टिकली एक्टिव है और डी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इस केस में जो जो पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उसका दो दो स्ट्रक्चर हम लोग कंसिडर करते चलेंगे, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वहाँ का एक एक स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले का एक एक स्ट्रक्चर हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव वाले का दो दो स्ट्रक्चर हुआ, तो उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ आइसोमर आराम से 6 के बराबर काउंट कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोगों को कोई भी गिवन स्ट्रक्चर का ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट बनाना होगा, फिर उसके बाद वहां से सारे के सारे पार्ट को चेक करना होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अगर एक्टिव है तो हमेशा डीएल पेयर एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा। हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाए हैं उसका ही मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में डीएल पेयर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से कोई काम नहीं कर सकते, हम लोग स्ट्रक्चर बना के ही काम करते हैं। तो जैसे जहां से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करना शुरू करेगा, उन सब केसेस को हम लोग बिल्कुल याद रखेंगे कि इसमें अगर इस टाइप का फॉर्मूला है, A2BC टाइप का फॉर्मूला है, A3BCD टाइप का फॉर्मूला है, तो इस केस में कितने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो सकते हैं उसको याद रख लेना कुछ सिंपल केसेस में, क्योंकि सवाल पूछेगा तो 4, 5, 6 मैक्सिमम 6 स्ट्रक्चर्स भी बनाना DSP3 में बहुत, मतलब D2sp3 में बहुत हेक्टिक काम है। तो इसलिए 6 स्ट्रक्चर्स भी नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा जा सकता है मे बी, तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आराम से डिटेल में कि जहां जहां पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वाले पार्ट होंगे उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन बेसिक फंडा यही है, पहले मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करो, हर एक स्ट्रक्चर वाले पार्ट का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करो, वहां से आंसर वाले पार्ट पे आराम से आया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आज का क्लास यहीं पे खत्म कर रहा है।